हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं रिसर्च अनियन। ठीक है, ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, आई वुड से इट। और मेरा रिसर्च अनियन तो बहुत ही बुरा बना हुआ है, लेकिन इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगी ताकि आप कभी भी ऐसा डायग्राम बना हुआ देखें किसी भी रिसर्च पेपर पे या अपने थीसिस पे, तो आप उसकी टेंशन ना लें। इनफैक्ट आपको आइडिया हो कि हाँ यार ये ऐसा होता है और इसमें ये चीज़ होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक मिनट दिखा देती हूँ कि एक्चुअली ये रिसर्च अनियन होता कैसा है। ये कुछ इस तरह से बना होता है। सॉरी नेट, लेकिन ये इस तरह का बना हुआ होता है। ये अनियन की ही शेप में होता है। यहाँ पे वर्डिंग वगैरह तो वही एग्जैक्टली है, बट शेप ऑब्वियसली मेरी काफ़ी ख़राब हो गई है। और ये टॉपिक बहुत ही लंबा है, एज एन इसमें काफ़ी टाइम लगता है कि मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊँ। और स्पेशली फ़िलासफ़ीज़ तो काफ़ी टाइम लेती हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। शायद बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँ भी नहीं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो ये मैं नेक्स्ट टाइम समझा दूँगी। ठीक है, तो रिसर्च अनियन होता क्या है। रिसर्च अनियन आपकी रिसर्च मैथडोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आपको पता चलता है कि आप क्या चीज़ चूज़ करेंगे अपनी रिसर्च के लिए, किस तरह से करेंगे, आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं। ये पूरा आपके पास फ्रेमवर्क है, इसमें आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप अपनी रिसर्च की क्या इम्प्लिकेशंस हैं, उसके क्या वेरिएबल्स हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, उस हिसाब से आप इसमें चॉइस करते जाएंगे। डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस का मेथड इससे आप बता सकते हैं। आप अगर किसी भी थीसिस, किसी भी रिसर्च पेपर में रिसर्च मेथडोलॉजी लिखने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये रिसर्च अनियन वहाँ पे लगाएंगे, जो कि सॉन्डर्स और इसके साथ कुछ और ऑथर्स से जिन्होंने 2017 में, वॉज इट 2017 और 2007, एनी वो दोनों में से किसी एक उसमें उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कि ये है हमारा रिसर्च अनियन। एंड उसके बाद 2007, उसके बाद लोगों ने इसी को फॉलो करना शुरू कर दिया फॉर देयर रिसर्च प्रोसेस, अपनी रिसर्च मैथडोलॉजी को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें जो जो चीज़ें हैं मैं आपको बता देती हूँ, ताकि यू विल बी क्वाइट ईजी कि हाँ मुझे समझ आ रहा है क्या क्या है। ये तो आपको बता रहा है कि इसका एम क्या है। ठीक है, ये आपको बताता है ये रिसर्च यूनियन कि डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस का वे है। ठीक है, इसमें आपको बताता है टाइम हॉरिजन आपकी रिसर्च का, जिसमें आपके पास दो ऑप्शन है, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल में क्या है कि आप दो सेक्शंस में आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल में क्या है कि आप एक ही टाइम पे कुछ डिफरेंट चीज़ें एक ही सेक्शन में ऑब्जर्व कर रहे हैं। यूजुअली रिसर्चेस आपकी लॉन्गिट्यूडनल पे ही होती हैं, आप उसी को प्रेफरेंस देते हो, लेकिन क्रॉस सेक्शनल पे भी काफ़ी लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल के एक्सरसाइज के बेनिफिट्स टीन्स को ज़्यादा हैं या ओल्ड एज पीपल को, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, क्रॉस सेक्शन, आप दो सेक्शंस को आपस में कंपेयर कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो और उसके बाद रिजल्ट निकाल रहे हो। इसी तरह हो सकता है कि एक्सरसाइज के क्या क्या बेनिफिट हैं, तो अब आप इसमें एक ही ग्रुप पे एक्सरसाइज करवा के उसको ऑब्जर्व करोगे, तो वो आपका लॉन्गिट्यूडनल होगा। उसके बाद वाली जो ये आपकी अनियन है, उसका जो पीस है, उसमें आप बताते हो मोनो मेथड। मेथड क्या है आपकी रिसर्च का, आपकी क्या क्या चॉइसेस हैं। मोनो मेथड, मिक्स्ड मेथड, मल्टी मेथड एनालिसिस। मोनो में या तो आप क्वालिटेटिव चूज़ कर सकते हो या क्वांटिटेटिव, आपको बस एक चूज़ करनी है, मोनो है। मिक्स्ड में आप थोड़ी थोड़ी दोनों कर सकते हो। मल्टी मेथड में आप दोनों कर सकते हो या आप उस पर एनालिसिस कुछ डिफरेंट कर सकते हो। आपके एनालिसिस आप जो करते हो कि आप इस तरह से डिफरेंट एनालिसिस एक ही टाइप के डेटा पे करोगे, वो आपका मल्टी मेथड होगा।
ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद ये आपको चॉइसेस दे रहा है कि आप डेटा कलेक्ट करते हो, उसके आपके पास क्या चॉइसेस हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे आप अपना डेटा कलेक्ट करके उससे काम कर सकते हो। सबसे पहला है एक्सपेरिमेंट। बहुत सिंपल है, आपने 2 ग्रुप्स कर लिए। अगर एक्सरसाइज वाली ही बात को लेके चलें तो एक ग्रुप को कहा कि रोज़ सुबह एक्सरसाइज करो और एक को कहा मत करो, डू नॉट एक्सरसाइज। और दोनों के हेल्थ बेनिफिट एक्सरसाइज से पहले देखें और बाद में देखें। अगर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है तो आपके एक्सपेरिमेंट यही कह रहा है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद है सर्वे। सर्वे में आप लोगों से पूछते हो कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे। आप उन्हें किसी जगह पे कॉन्स्टेंट नहीं करते, आप उन्हीं के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कहते हो कि आप बताओ ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो इसमें आपको क्या फीलिंग आती है, ये चीज़ सही है गलत है, आप ये चीज़ यूज़ करते हो या नहीं, एक्सरसाइज करते हो, डू यू फील गुड, डू यू डोंट फील गुड। उनके कंपेयर करते हो। कोई करता है एक्सरसाइज एंड इज़ लाइक मेरी हेल्थ तो बहुत अच्छी है, मैं एक्टिव रहता हूँ, तो यू आर लाइक एक्सरसाइज इज़ गुड। और जो नहीं करता वो कह रहा है नहीं, आई फील लेज़ी एंड स्टफ। तो इस तरह से वो सर्वे में आ गया। उसके बाद आता है केस स्टडी। केस स्टडी है कि जो पास्ट स्टडीज़ हैं उनको आप लेते हो एंड देन उसके बेसिस पे आप अपनी रिसर्च बताते हो कि ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है। वो हो गया। उसके बाद एक्शन रिसर्च, जो कि अगेन एक्सपेरिमेंट के उससे ही होती है और आप उसी से पढ़ सकते हो कि क्या होती है क्या नहीं। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट क्या थी, एक्शन रिसर्च। इसमें क्या है कि आप फ़ौरन से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। आप एक प्रोसेस बनाते हो जिससे आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो, वो आपकी एक्शन रिसर्च होती है। इसमें आप बता रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन इसमें भी आप एक तरह से आप काम कर रहे थे, इट वाज एक्सपेरिमेंट। यहाँ एक्शन रिसर्च में भी यही होता है कि आप काम करते हो, आप सॉल्यूशंस बनाते हो, प्रोसीजर्स बनाते हो, ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी, ये एक तरह का मेथड है, ये सोशल साइंसेस में ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें आप क्या करते हो कि आप थ्योरीज बनाते हो, आप डेटा गैदर करते हो और उसके बाद आप उसमें एक पूरी थ्योरी देते हो कि यार ये चीज़ करेंगे तो ये ऐसे होगी, वो चीज़ करेंगे तो ये ऐसे होगी। इस तरह से आप दूसरी थ्योरीज़ को भी बेस लेते हुए उसमें आप और थ्योरीज़ ऐड करते हो। इसको आप इंडक्टिव अप्रोच कहते हो। और इसमें मतलब ये कि आपने सोचा कि यार एक्सरसाइज समझे, अभी तो हमें पता है कि एक्सरसाइज इज़ वेरी बेनिफिशियल, पर नहीं पता थी उस टाइम पे जिस बंदे ने ये थ्योरी दी कि यार एक्सरसाइज के ये बेनिफिट्स हैं, उसकी रिसर्च ग्राउंडेड थ्योरी होगी। उसने काम किया होगा, एक्सपेरिमेंट किए होंगे, लेकिन एंड में उसने एक थ्योरी दी जो चीज़ पहले नहीं दी गई थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज़ थी। तो एंथोग्राफी बेसिकली होती है स्टडी ऑफ पीपल एंड कल्चर। आप कल्चरल फिनोमेना को एक्सप्लोर करते हो, आप वहाँ पे जाते हो, उनको व्यू करते हो, ऑब्ज़र्व करते हो, फिर बताते हो कि यार यहाँ पे ये इस तरह से होता है, उस तरह से होता है। और ये भी इंडक्टिव में आता है। इंडक्टिव क्या होता है, मैं आपको बस, हम आने ही वाले हैं तो मैं बताती हूँ। बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं आपकी अप्रोचेस रिसर्च की, डिडक्टिव और इंडक्टिव। ठीक है, तो हम अभी उस पर भी आएंगे। उसके बाद हमारे पास है अर्चीवल रिसर्च। नाउ अर्चीवल रिसर्च एक और इंडक्टिव रिसर्च है। इसमें क्या होता है कि आप लाइब्रेरीज़ वगैरह, सोर्सेज, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स को यूज़ करते हुए आप एविडेंस निकालते हो और उसके बाद रिसर्च करते हो। कोई डॉक्यूमेंट्री थी, किसी का कोई इंसिडेंट था, जितनी पुरानी चीज़ों, और उसके थ्रू आप रिसर्च करते हो, तो अर्चीवल रिसर्च। अब मैंने जैसे कि कहा देयर आर 2 अप्रोचेज ऑफ रिसर्च, ये आपकी चॉइसेस थी। ठीक है, अब देखें ये कंफ्यूजिंग होता जा रहा है।
ये टाइम हॉरिजन थे, ये आपकी चॉइस ऑफ रिसर्च थी कि एक मेथड करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, एनालिसिस किस तरह करोगे, ये वो हुआ क्या। इसमें मेथड्स में आपके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आते हैं। उसके बाद ये आपकी स्ट्रैटेजीज़, किस स्ट्रैटेजी से आप अपनी रिसर्च करोगे। उसके बाद आ गई कि आपकी अप्रोच क्या रिसर्च की, डिडक्टिव, इंडक्टिव। अब डिडक्टिव में ये होता है कि आपकी एक चीज़ पहले से गिवन है, एक थ्योरी पहले से गिवन है, उसको आप कंफर्म कर रहे हो। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ के लिए सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं, ये डिडक्टिव है। लेकिन आप कह रहे हो कि फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट अगर फ्रेंडली बनाया जाए, कलरफुल बनाया जाए, तो इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़, और फॉर एग्जांपल इस बात पे कभी रिसर्च नहीं हुई, तो वो आपकी इंडक्टिव रिसर्च है। न्यू थ्योरीज लाते हो, ये अप्रोच थ्योरी लाने की अप्रोच है, ये थ्योरी टेस्टिंग की अप्रोच है। आप इसमें थ्योरी टेस्ट करते हो, जितनी पुरानी चीज़ें उनको आप देखते हो, उनका प्रूफ लेते हो। उसके बाद हमारे पास ये सारी रिसर्च फ़िलासफ़ीज़ हैं। अब इसमें बहुत सारी हैं और ये मुझे नहीं लगता ये और ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अगर आपकी रिसर्च है, आप कर रहे हो, टीचर्स यूजुअली आपको बता देते हैं कि आपकी थ्योरी कौन सी है, स्पेशली अगर आप नई रिसर्च कर रहे हो। ये सारी मैं भी पीएचडी लेवल्स वालों को ही बताऊंगी, क्योंकि ये पहले ही आपको टीचर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं थ्योरी में वेयर टीचर्स लाइक यार आप ये सेलेक्ट कर देना, ख़त्म बात। वो इतना डिटेल में जाते ही नहीं है। रिसर्च अनियन आई डोंट थिंक हम पढ़ते हैं बिफोर हम किसी हायर लेवल एजुकेशन पे जाएं, उससे पहले तो कोई ना देखता है ना किसी ने पढ़ा होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको इस बारे में पता होता है। तो ये सारी फ़िलासफ़ीज़ हैं कि आपकी रिसर्च किस फ़िलासफ़ी से चलेगी। क्या आप इसमें ऑब्जेक्टिविटी देखोगे, क्या आप इसमें सब्जेक्टिविटी देखोगे, क्या आप इसमें इंटरप्रिटेशन देखोगे कि हर बंदा किस तरह से एक चीज़ को इंटरप्रिटेट कर रहा है, और इस तरह की डिफरेंट ये फ़िलासफ़ीज़ हैं। हाँ, अगर आप कहेंगे तो मैं ये सारी एक एक अलग अलग करके समझा दूँगी, लेकिन ये बहुत सारी हैं, बहुत कंफ्यूजिंग हैं, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो दैट वाज इट फॉर रिसर्च अनियन। इसमें बेसिकली आपकी 1 2 3 4 5 6 हैं, जिसमें से 5 एक्चुअली आपकी वो हैं लेयर्स हैं, अदरवाइज लास्ट वन तो आपको बताया व्हाट दिस इज़। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप आपको समझ आया। अगर आया तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड आई विल ब्रिंग न्यू वीडियोज़ होपफुली। एंड दैट्स इट। और रिसर्च फिलॉसफी अगर आप चाहते हैं मैं समझाऊँ तो कमेंट कर दीजिए और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।